गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम फिर से सीटेट सीटेट 2019 ठीक है, ये दिसंबर सेशन वाला सीटेट 2019 दिसंबर सेशन एसएसटी पेपर 2 ठीक है। एसएसटी पेपर 2 का संपूर्ण डिस्कस और एक्सप्लेनेशन करने वाला देखेंगे ठीक है। जो सीटेट 2019 दिसंबर में ठीक है, जो एसएसटी पेपर 2 में आया हुआ है ठीक है, सोशल साइंस से जो भी क्वेश्चन बनता है, जितना भी बनता है, आज हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। इससे पिछले मैंने 2019 का जो जुलाई वाला सेशन था पूरा कंप्लीट करवा दिया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद एसएसटी, साइंस, सारा चीज़ कंप्लीट करवा दें। जो कोई भी वो वाला वीडियो भी नहीं देखें, सीडीपी वगैरह नहीं देखें तो वो देख लीजिएगा। आज हम स्टेशन 2019 वाला करेंगे, जिसमें से मैंने सीडीपी करवा दिया है, हिंदी करवा दिया। हिंदी नहीं करवा, बस सीडीपी कंप्लीट हो गया। आज एसएसटी करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, उसके बाद जो जो जैसे बचते जाएगा सारा को करते जाएंगे ठीक है। चलिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना है, जिसमें से ये बताया है 31 से लेकर 90 तक में भाग गणित का रहता है ठीक है। तो वो गणित का रहता है, और जो फिर अदर बार भी रहता है, जो एसएसटी साइंस लेते हैं उसका भी 31 से 90 तक रहता है ठीक है, तो भाग थर्ड में ठीक। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो कोई भी सीटेट का तैयारी है तो जुड़ जाइए मेरे चैनल पे, हम आपको कंप्लीट सीटेट का तैयारी करवाएंगे। और एक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न कर देते हैं। निम्नलिखित में कौन भरसोत्तर पर्वत ठीक है, भरसोत्तर पर्वत का बताना है कि कौन सा हो जाएगा। पहले हिमालय पर्वत है, उराल पर्वत है, अब क्या अपलेशियन पर्वत है और वार्सिन पर्वत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भ्रांतंस पर्वत है, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन को हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्स, ये वाला ठीक है। देखिए, ये पर्वत होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट जानते हैं। देखिए, इस पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब पृथ्वी के जैसे सतह था, सतह के ऊपर उठने, जैसे ये पृथ्वी है ठीक है, मान लेते हैं ये पृथ्वी, तो पृथ्वी के सतह से थोड़ा सा ऊपर उठने की जो प्रक्रिया होती है, पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपरी सतह उठने की जो प्रक्रिया होती है, अब टूट कर जो बड़े भाग का जो भूभाग भाग में विस्थापित हो जाते हैं, जो टूट कर उठ कर थोड़ा सा मतलब टूट कर ये अलग भाग में विभाजित हो जाते हैं, तो इसे प्रक्रिया को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जिसको ब्लॉगर बंद कहते हैं, वार्सन पर्वत कहते हैं ठीक है। और यह पर्वत कहाँ पे? ग्रेट अफ्रीकन ठीक है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है ठीक है। इस ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, और यह फ्रांस और जर्मन के सीमा पर स्थित है। तो ये रखेगा कहाँ? फ्रांस और जर्मन ठीक है, फ्रांस और जर्मन के सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ जैसे जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, इसका नाम जैसे हमारा अन्य जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, और बरसत्तर पर्वत के ये सब उदाहरण होते हैं ठीक है। तो इतना काफी है। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यहाँ इंग्लिश है, जो इंग्लिश वाला है इंग्लिश देखिएगा, आपका हिंदी यहाँ पे है ठीक है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, पहला कथन बोलता है। दूसरा कथन बोलता है पृथ्वी चंद्र मतलब चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग कितना 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय वह अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। यह कथन दिया हुआ है, आप उसको देखिए और बनाइए ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा जूम कर ले, क्या देखते हैं कि जूम में कितना आता है। हाँ चलिए, जूम में प्रॉपर दिख रहा है ठीक है। चलिए, इतना ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर देखना चाहिए। चलिए चलिए, इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो क्या कहता है, इसका दोनों कथन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी करता है ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। देखिए, चंद्रमा का बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में। तो चंद्रमा क्या कहता है, पृथ्वी की परिक्रमा कितना है? 27 दिन में करता है, ये कंप्लीट सही। तो पूरा पूरी 27 दिन में कंप्लीट करता है, तो ये याद रखिएगा ठीक है। 27 दिन में कंप्लीट करता है। 27 मतलब कि 27 दिन 8 घंटा टोटल बोला जाता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पे घूमता है, जिसे अपने ही अक्ष पे घूमने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम लोग घूर्णन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा ठीक है। और मतलब चंद्रमा क्या है, सदैव एक ही भाग में दिखाई देता है, क्या वो एक ही भाग में दिखाई देता है, इसीलिए कि पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी का प्रतिशत का दिखाई देता है। तो यह ये भी बात सही है कि पृथ्वी चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है ठीक है। चलिए, इतना याद रखिएगा। कभी कभी पृथ्वी से क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। तो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, तो यह भी याद रखिएगा, 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन होते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो ये 4 आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद यूरेनस हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। ये सब जो होते हैं ये 4 बाह्य ग्रह होते हैं ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इतना हो गया, आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह जान गए।
अब इसके बाद मान ली इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर आगे की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें बोलता है कायंत्रित सेल के बारे में दी गई ABC कथनों के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट कलर दिखे। ठीक है, चलिए पहला है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंत्रित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, पहला बोला है। दूसरा बात है कायंत्रित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। और तीसरा संगमरमर एक कायंत्रित सेल है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए बी और सी सही है, ए गलत है। ए भी सही है, सी गलत है। ए बी सी तीनों सही है, ए सी सही है और बी गलत। तो बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। हम लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा तीनों सही थे। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ए बी सी तीनों। तो क्या आगे से दाब कायंत्रित सेल से परिवर्तित हो जाता है। आग्नेय कायंत्रित सेल उच्च ताप दाब में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं और संगमरमर का एक कायंत्रित सेल का उदाहरण है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं। चलिए आप बनाइए। मध्यमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल और समताप मंडल। चलिए बनाइए आप लोग जल्दी बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे कर बढ़ेंगे। हाँ चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा मध्यमंडल। देखिए टोटल कितने 4-5 मंडल होते हैं। ठीक है, याद रखिए। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 5 मंडल होते हैं। ठीक है, चलिए पांचों मंडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे नीचे वाले जो मंडल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा को बोलते हैं समताप मंडल। यहाँ वाला ये बोलकर समताप मंडल। इसको बोलते हैं मध्य मंडल, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल और इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल। टोटल 5 मंडल होते हैं। ठीक, देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, इसमें जितने भी मौसम संबंधित जितने भी घटनाएं होती है इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये सब जितनी भी घटनाएं होते हैं माउंटेन एवरेस्ट ये होता है मौसम के संबंधित जितनी घटनाएं क्षोभ मंडल के अंदर होता है। समताप मंडल वैसे मंडल है जिसमें क्या हवाई जहाज उड़ान जो हवाई जहाज वगैरह उड़ाया जाता है समताप मंडल के अंदर। मध्य मंडल उसमें होते हैं जिसमें से क्या होता है ओजोन परत, उल्का पिंड। और उल्का पिंड से कोई भी आती है तो वो आने के बाद जल जाती है। तो यही पूछा जाता है उल्का पिंड वायुमंडल किस परत में है, तो यही है मध्य मंडल। ठीक है, जो ओजोन परत वगैरह जो है इसी में पाया जाता है। बहिर्मंडल जिसमें होते हैं इसी में जो एक्टिविटी वगैरह होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और वायुमंडल में होता है जो गैस पाया जाता है। ठीक है, तो ये गैसों के वाला मंडल है जिसमें 2 प्रकार के गैस पाए जाते हैं। तो ये वाला रेडियो एक्टिविटी इसमें होता है और गैस वेस इसमें होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इतना टोटल। आप लोग इतना याद रखिए। चलिए आप उल्का पिंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उल्का पिंड आखिर होता क्या, उल्का पिंड जो होता है क्षुद्र ग्रह मतलब ग्रह का एक प्रकार का टुकड़ा ही होता है, अर्थात यह धूमकेतु ही होता है। ठीक है, तो ये भी रखिए। और ये क्या होता है धूमकेतु क्या होता है धूल कण में आकाश में आकर मिल के घूमते रहते हैं। जो क्या होता है प्रकाश के साथ चमकीली घटा में दिखाई देते हैं और आकाश में चमकते हैं। कुछ भर के लिए चमकते हैं और अचानक जब यह क्या होते हैं वो टकराते हैं। ठीक है, उल्कापिंड और टकराने के बाद क्या होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट होने के छोटे-छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। यही परिवर्तित होके क्या कहते हैं क्या क्या कहते हैं मतलब ये चट्टान के रूप में पृथ्वी में वापस जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब पृथ्वी में गिर जाते हैं तो इसको बोलते हैं उल्कासम। ये भी कहते हैं जब पृथ्वी में गिरते हैं तो क्या कहते हैं उल्कासम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उल्कासम कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर बढ़ते हैं। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ, ऋतु प्रवास होता क्या है, इसको बोलते हैं क्या है ट्रांसफ्यूरेंस। ठीक है, पहला लोगों को आगमन से, घरों के मतलब पास बसावट से, एक छोटे घर पौधे रखने की कृत्रिम ऐसा स्थान जहाँ बस्तियां विकसित होती है। तो बताइए क्या होता है ऋतु प्रवास होता है क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऋतु प्रवास वाला भी। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या था लोगों का आगमन, अर्थात ऋतु प्रवास होता है क्या मतलब लोगों का आगमन। इसमें क्या होता है ना जैसे कि चरवाहा लोग करते हैं। क्या करते हैं चरवाहा लोग, जैसे गर्मी का भी मौसम स्टार्ट हुआ तो गर्मी का मौसम तथा सर्दी का मौसम ये लोग क्या करते हैं एक निश्चित स्थान पर क्या करते हैं अपने पशुओं को लेके, पशु गाय भेड़ी गाय गाय मुख्यतः गाय गाय भैंस वगैरह को लेकर क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं उस पशुओं को लेकर उस जगह पे झुंडों में लेकर उसको चरा उड़ा के लगते हैं। फिर ठंडा से गर्मी और गर्मी के ठंडा का मौसम में या एक दूसरे से यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो यही होता है ऋतु प्रवास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अस्थायी पवने के संबंध में कथन ए और बी पे विचार का सही विकल्प करना है। ठीक है, ये पवन वर्षा भर लगभग निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और दूसरा है पश्चिम से पूर्व पवने इनका उदाहरण है। चलिए ए सही है बी गलत, ए गलत बी सही,
ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत। चलिए बताइए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों से। तो ये पवन क्या वर्ष लगातार निश्चित दिनों में चलते रहती है, और ये दोनों इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, अस्थायी पवने देखिए क्या होता है कि मतलब कि पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में क्या वर्ष भर में लगातार चलने वाली जो पवने रहती है, एक निश्चित ही दिशा में लगातार चलने वाली जो पवने रहते हैं, इसे वो क्या कहते हैं? अस्थायी पवने कहते हैं। ठीक है, अस्थायी पवने क्या था? वायु भार कटिबंध एक एक दूसरे के कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलते रहती है, और इसका प्रमुख उदाहरण कौन सा? जैसे प्रमुख उदाहरण पछुआ पवन। ठीक है, तो याद रखिएगा पछुआ, पछुआ पवन इसका उदाहरण है। ठीक है, याद रखिए कभी एग्जाम में आ जाएगा पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, व्यावहारिक पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, ये सब जो होता है इसके उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए सही परंतु बी गलत। तो हो जाएगा ए सही परंतु बी गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 27 ब्राजील के कंपोस्ट और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है। तो कंपोस्ट और वेनेजुएला के उदाहरण कौन है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टुंडा प्रकार के वनस्पति, उष्ण कटिबंध घास के मैदान, अभूताप्य सागर बनते हैं। चलिए बताइए, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राजील कंपोस्ट और वेनेजुएला का उदाहरण कौन? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रॉपिकल ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है, आखिर चलिए इसके बारे में जानते हैं। घास के मैदान का उदाहरण जो है तो ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास घास के मैदान के उपजाऊ मैदान है। तो यह भी याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना। ठीक है, और उरुग्वे के पंपास घास के मैदान। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अटलांटिक महासागर के एंडीज महासागर कितना? 77 लाख 777 इतना इतना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और लानोस जैसा भी बोला है ना, वेनेजुएला के लानोस, लानोस के बारे में बोला है। तो लानोस कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। लानोस है दक्षिण अमेरिका में, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में लानोस है, घास का मैदान स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह कहाँ? कोलंबिया और वेनेजुएला के पूर्व में स्थित है। कोलंबिया और वेनेजुएला के बार वाले घास के मैदान में सवाना वायोम का भाग है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 की ओर बढ़ते हैं। जलवायु के संबंध में ए और बी का विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्च तापमान पर निर्भर करती है। चलिए, ए सही है बी गलत, ए गलत है बी सही है, ए भी दोनों सही है और ए भी दोनों गलत है। चलिए बताइए इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों गलत है। ये जलवायु वायु में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन नहीं होता, ये मतलब एक फिक्स टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान जाते हैं कि पृथ्वी के सतह पे क्षेत्र में आर्द्रता वायुमंडल दबाव में कौन कौन? हवा, वर्षा, अन्य मौसम संबंधी समान स्थिति में जब लंबे समय तक बनी हुई रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे? जिसमें से हवा, जल, नमी ये सब जो मिली हुई रहती है तो उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और जलवायु लगभग कितना है? 30 वर्षों का औसत स्थिति और यह मौसम से अलग अलग मौसम वर्तमान दिन में स्थिति पे होते हैं। ठीक है, और जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय, रेगिस्तानी में शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय जलवायु और भूमध्य जलवायु आदि इसके उदाहरण है। ठीक है, तो जलवायु कौन कौन? 4 प्रकार हो जाए। कौन कौन? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुव और भूमध्य सागर जलवायु। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ए और बी पे मिलान कीजिए, मतलब कि दिया हुआ है ऊर्जा का स्तर व स्रोत का पहचान करना है। ठीक, चलिए इसका बनाइए आप लोग। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह कि ऊर्जा स्रोत तक निर्मित होता है और जब अपकृष्ट तेल का धरातल तक लाया जाता है। कौन सा एग्जाम्पल है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। चलिए इसका बताइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक गैस। ठीक है, आप जानते हैं प्राकृतिक गैस होता क्या? प्राकृतिक गैस कौन सी? जैसे मिथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सब प्राकृतिक गैस के उदाहरण है। जैसे प्रोपेन हो गया। ठीक है, प्रोपेन। ठीक, ब्यूटेन। तो ये क्या है? प्राकृतिक गैस आदि का मिश्रण है, परंतु हम इसमें जब मिश्रण में 80 से 90% तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस मुख्य क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के साथ पाई जाती है, और यह गैस तब निर्मित होती है जब अपशिष्ट तेल के धरातल तक पाया जाता है। तो यह क्या? जीवाश्म ईंधनों के साथ ये पाई जाती है प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए 40 नंबर कर लेते हैं। भारत में शोध संस्थान मंत्री कहाँ अवस्थित है? मैत्री कहाँ स्थित है?
ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप या एशिया? चलिए बताइए। तो कहाँ हो जाएगा? भारत में स्वर्ण संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में है। कहाँ? ऑप्शन में भी अंटार्कटिका में। ठीक है। आइए, भारत का क्या दूसरा क्या है? दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र, और इसकी स्थापना कब हुआ? 1989। याद रखें, 1989 में स्थापना किया गया था। याद रखेगा। और यह क्या था? भारत का पहला शोध संस्थान कहाँ है? दक्षिणी गंगोत्री, 1983 में स्थापित किया था। कहाँ पे? दक्षिणी गंगोत्री में। याद रखेगा, कहाँ? दक्षिणी गंगोत्री में। दक्षिणी गंगोत्री, यह भी याद रखिएगा। ठीक। चलिए अगला चैनल, निम्नलिखित में कौन सा खनिज के बारे में सही नहीं पूछा है। ठीक है ना, याद है। यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं और सभी खनिज आधात्विक होते हैं। चलिए बताइए। क्यों, कौन सा ये हो जाएगा? तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये क्या है? सभी खनिज आधात्विक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी खनिज नॉन मेटल होते हैं। क्या होता है? सभी खनिज धात्विक भी होते हैं, आधात्विक भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, धात्विक आधात्विक दोनों प्रकार का होते हैं। ठीक है। धात्विक खनिज किसको कहते हैं? जिसमें से धात्विक खनिज में जैसे धात्विक, धात्विक मतलब जिसमें धातु का गुण पाया जाए, जैसे किसमें? लोहा हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। एक्स्ट्रा हम जैसे मैग्नीज हो गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं मैग्नीज। उसके बाद निकेल हो गया, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, निकेल हो गया। आदि धात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज उससे होते हैं जिसमें से अधात्विक का गुण पाया जाए, जैसे अभ्रक, पोटास। कौन कौन? अभ्रक। याद रखिएगा एग्जाम्पल, पोटास। ताकि कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग बना लीजिए। पोटास हो जाएगा, क्वार्ट्स हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। डिटेल बता दे रहे हैं ताकि इससे कभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। नहीं तो इस टाइप का तो आप लोग का डिटेल मतलब कि सीटेट का डिस्कशन तो बहुत लोग किया, बट हम चाहते हैं कि आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा देके बताएं, ताकि आप लोग वीडियो देखने का आपको कुछ फायदा भी हो। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ बताएं, ताकि नहीं तो ऐसे तो आंसर बहुत लोग करते हैं। तो आंसर देखिए, आंसर रट के कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है अलग पैटर्न में बदल गया। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के साथ बजाए थे, इसलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अभी जैसे बताएं, इसी क्वेश्चन को फिर से अलग कॉन्सेप्ट में डाल देगा तो फिर फंस जाएगा। तो इसलिए हम लोग आपको क्या कहते हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे ताकि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, और 2-3 बार वीडियो देखने के बाद याद रहेगा। आप वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना। नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़िया, गंगा घाटी, सिंधु और उनकी सहायक नदी। तो मिलान कीजिए, एक इसमें से आप एक भी मिलान कर लीजिएगा ना तो आपको सही हो जाएगा। चलिए आप बताइए, आपको एक भी पता है तो बना लीजिएगा। चलिए बनाइए, 42 का सही आंसर बताइए, फिर हम लोग आगे कर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए 42 का सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी हो जाएगा। देखिए कैसे मिलान करना है, जैसे सबसे पहले जैसे हम आपको पता है ना, सिंधु घाटी ई। तो देखिए ई का सही आंसर यहाँ पे है 4, तो सिंधु घाटी का है एक प्रकार का प्रथम नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, कब का? जैसे सिंधु घाटी में जैसे हड़प्पा था, हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा का खोज कब किया था? कौन किया था? दयाराम साहनी। याद रखिएगा, दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज किया दयाराम साहनी कब किया था? 1921 में। तो ये प्रथम नगर था। फिर जैसे मोहनजोदड़ो बोलेगा, मोहनजोदड़ो खोज के अंदर राखाल दास बनर्जी। याद कीजिएगा, राखाल दास बनर्जी कब किया था? 1922 में किया था। तो ये सब डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा कौन सा नदी पे? सिंधु घाटी से सिंधु नदी पे स्थित है। तो जैसे सिंधु नदी तो प्रथम नगर था। एक तो याद था तो बना लीजिए। जैसे ये बोला है ना लगभग 2500 वर्ष पूर्व, तो किसका 2500 वर्ष किसका स्थापना? नर्मदा नदी का। तो ए का हो जाएगा 2। तो नर्मदा 2500 मतलब 3300 वर्ष किसका हुआ था? किसका था? 3 3 किसका है? 3 हो जाएगा ये वाला डी का। तो डी में गारो, डी का है गंगा घाटी। हाँ, गंगा घाटी 2500 बार पहले पूर्व शहर था। तो इस टाइप का एक भी आपको इसमें से एक याद रहेगा तो बना लीजिएगा। ठीक, तो ये सब चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नीचे दी गई कहते हैं, वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबी होगी बट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा के लिए फायदा करेगा। भारतीय इतिहास के तिथियों और कलाकार के समसामयिक वाद विवादों का संबंध दीजिए। पहला कथन होता है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। यह पूछा है पहला संदर्भ। दूसरा संदर्भ है कि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली जो घटनाएं थी, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथि जो फिक्स डेट रहता था और उनका काल का विभाजन का अंतर्गत लाना समस्या तक था। तो उसका जो फिक्स डेट था उसको लाना समस्या था। तो ये बताइए, ये दोनों समसामयिक विवाद है।
तो ये दोनों में कौन सा सही हो जाएगा? नीचे आप पढ़ लीजिए, हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो नीचे आप बढ़िया बनाइए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु बी सही है। तो ए गलत क्यों है? देखिए, ए गलत क्या है? हिंदू मुस्लिम जब ब्रिटिश जैसी कालवादी उपयुक्त थी उस समय, क्योंकि शासनों का धर्म एकमात्र ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं रहा। ऐसा नहीं है सिर्फ वो अपना धर्म को ही एक परिवर्तन लाता, वो चाहते थे कि हम अलग हो, बस सिर्फ धर्म को ही एकमात्र नहीं था, वो अलग रहन सहन था, पहनावा था, कास्टिज्म था, ये सिर्फ धर्म को ही नहीं था। तो इसलिए बोलता एकमात्र। देखिए, जहाँ पे भी ये सब रहेगा ना एकमात्र, ये सब नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये इस टाइप का जब भी आएगा तो हमेशा इसको काट देना है, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दी गई शब्द में 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कालखंड संदर्भ बताना है। कथन पहला ये देखिए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेज भाषा भाषी मतलब भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकालने की सलाह दी गई थी। हाँ, शायद हो सकता है अंग्रेज के बारे में बोला। दूसरा कथन बोलता है, राष्ट्रवादी विचार को अभिव्यक्त करने और लोगों को, राष्ट्रवादी जो विचार है उसको व्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियां का इस्तेमाल किया जाता था। तो बताइए, छवियों का इस्तेमाल किया जाता था या नहीं किया जाता था? बताइए, इसको बढ़िया बनाइए। और नीचे ये है, नीचे ऑप्शन। चलिए बताइए, फिर आगे के हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 44 था ना? क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है परंतु ए का व्याख्या बी नहीं करता है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी के बारे में, अभी कहा गया यहाँ डिस्कस 19वीं शताब्दी बोला ना। देखिए, 19वीं शताब्दी में क्या था, उसमें से सबसे लोकप्रिय क्या था? भारतीय कला का अंतर्गत क्या कई प्रकार का चित्रकला, आसपास में बदलाव और उपहास किया गया था। तो उस समय जो चित्रकला था उसमें बदलाव में उपहास किया गया था, ठीक है। बस अंग्रेजी भाषा लोग क्या है, नए नए शौकों का मजाक उड़ाते थे, ठीक है। नए नए शौक मनाते और औरतों को क्या घर से ना बाहर निकलने की सलाह भी दिया करते थे, ठीक है। ये भी सही है। इसके अतिरिक्त क्या था, 19वीं सदी में अंत में क्या था, यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित भी किया था। तो ये याद रखेगा, 19वीं सदी में क्या यांत्रिक आंतरिक प्रिंट पेंट जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, जिसका प्रयोग क्या करता है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करना, जो उसका विचार है उनको व्यक्त करने के लिए तथा लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए किया जाता था। अतः दोनों कथन सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सही है बट दोनों का व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है, भारत का आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? अब बताना प्राथमिक स्रोत, ठीक है। ये हम देखिए प्राइमरी स्रोत, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक। पहला है कंगड़ा शैली की चित्रकला, ईरान का शैली का अभिलेख, पद्म शाह का चित्रकला और मध्य प्रदेश की शैली। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा प्राथमिक स्रोत? प्राथमिक स्रोत क्या होता है उसके बारे में बता देंगे आपको, पहले बनाइए इसको। चलिए, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? मध्य प्रदेश की चित्रकला की शैली, ठीक है। देखिए, आरंभिक समय में क्या होता है ना, मानव समझ के लिए मध्य प्रदेश की जो शैली की चित्रकला है, जो मध्य प्रदेश की कौन सा शैली चित्रकला है? भीमबेटका, याद रखिएगा, भीमबेटका, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पुराना है, ये गुफा में बनाया गया एक चित्रकला शैली है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा भीमबेटका, ठीक। चलिए आगे के देखते हैं। प्राथमिक स्रोत, इसी को बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। अन्य प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जैसे होता है अभिलेखगार, पांडुलिपि, जिसको ना मतलब प्राथमिक जिसको खुद से बनाया हुआ रहता है, ठीक है। प्राइमरी स्रोत से बोलते हैं खुद से रिसर्च करके बनाता है, किसी में उसमें और किसी का भेदभाव नहीं, और वो कहीं नहीं है, जो आप रिसर्च करते हैं वही होता है प्राथमिक स्रोत, ठीक है, जो खुद से गया। जैसे अभिलेखगार होता है, ठीक है, याद रखिए अभिलेखगार ये होता है। जैसा पांडुलिपि है, पांडुलिपि था ना, पांडुलिपि ये सब क्या था, ये सब खुद से ताल के पेत्रों में जो ताल पेत्र वो सब जो है इसमें क्या क्या संरक्षित करके जाता है। संगीत तस्वीर था, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, डायरी, स्क्रैप बुक, सरकारी प्रकाशित आदि, ये सब तो जो खुद से ये कर रहे थे तो ये होता था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। ब्रिटिश काल में पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था, ब्रिटिश काल में किस तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता था? सरकारी संस्था में पढ़ाया जाता था, एक निश्चित फीस लेकर पढ़ाते थे, साल भर साल भर या फसल की कटाई के समय छोड़कर जब खेत में काम करते थे उस समय की वार्षिक परीक्षा के मध्याह्न मूल्यांकन के लिए? बताइए।
चलिए तो इसका सही रहेगा, तो ये हो जाएगा। ये साल भर फसल की कटाई का समय छोड़कर जब वो खत्म, इस समय ऐसा क्यों कहते हैं कि इस समय ना, जब फसल की कटाई का दौरान आती है तो क्या होता है, बच्चे लोग खेत के कामों में जुट जाता था, ठीक है? तो इसलिए वो लोग पढ़ाई नहीं छोड़ दिया था। तो इसलिए जब फसल की कटाई होता था तो वो काम छोड़कर खेतों में जुट जाते थे, तो ये रह गया, ठीक है? तो साल भर पढ़ाया जाता था लेकिन क्या, फसल की कटाई के समय छोड़ के, ठीक है? तो फसल की जब कटाई होता तो वो काम में जुट जाते थे, ठीक है? चलिए अगला चलते हैं 47 में। नीचे दी गई थे ए बी करना है जिसमें 18 से 19वीं शताब्दी के युग प्रशासक के उदय के बारे में पूछा गया है। पहला है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, पहला सही। दूसरा बोलता है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र था। आप बताइए, इसको व्याख्या कीजिए कि कौन सा सही होगा, क्या उन लोगों को बताया गया था, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। तो पहले वाला जो है यह स्वयं राष्ट्र के रूप में देखते थे, ये गलत है। और उन्हें प्रत्येक भाषा समुदाय को अलग राष्ट्र कहा गया था, ठीक है? तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, बी ई सी, ठीक है? इसका बी सी ई का तात्पर्य बताना, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कॉन्फ्रेंटी एरा, ठीक है? बी सी ई तो क्या था? बिफोर कॉमन एरा, याद रखिएगा, बिफोर कॉमन एरा याद रखना है। बी सी ई मतलब बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिस्ट एरा भी बोला जाता है, ठीक है? दोनों होता है, ठीक है? और सी ई मतलब होता है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 ईसा बिफोर, ठीक है? अब वर्तमान कैलेंडर अत्यधिक रूप से ये प्रचलित भी थे, ठीक है, उस समय। चलिए, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे थे? तो हमको कैसे पता था कि उस समय भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? आपको बताना, शुतुरमुर्ग होते थे, कैसे पता चला? उस समय की कृतियों से जो इन पक्षियों के विविध लेख हमें मिलते हैं। महाराष्ट्र के पटने पुराण स्थल शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग के मौखिक स्मृतियां हमारे पास है, दिल्ली के राष्ट्र संग्रह में अभिलेख है, अब विदेशी यात्रा वृत्तांत है। तो बताइए कि कैसे इसको मिला था, बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? ये महाराष्ट्र का है, ये वाला। तो महाराष्ट्र का पुराना स्थल स्तंभों का अंडे के अवशेष मिले, इसी से पता चला है, ठीक है? चलिए, इसमें चलते हैं। उस समय जो कितना था अध्ययन, जो पूरा पाषाण काल था, लगभग कितना था? 2500। पूरा पाषाण काल का डेट भी पूछेगा तो कितना? 2500, 25,000 ना, 25,000। इस 25,000 वर्ष पूर्व भारत में शुतुरमुर्ग का अंडा का अवशेष मिले थे, तो याद रखिएगा। आज शुतुरमुर्ग मूल्यतः कहाँ? अफ्रीका में निवास करते थे, ये भी याद करके। शुतुरमुर्ग मूल्य रूप से कहाँ? अफ्रीका में, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका में मूल रूप से निवास करते थे, ठीक। परंतु भारत के महाराष्ट्र में पर्यावरण पुराण स्थल स्तंभों का अवशेष मिले हैं, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग, नेक्स्ट कलर लेते हैं, अब आगे की बार होते हैं। चलिए, अगला है हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे होता है? हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हो गया था? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगल का विनाश हो गया था, इसीलिए सभ्यता पूरी तरह बाढ़ में डूब गई थी, असमता नदियां सूख गई थी। बताइए हड़प्पा का कैसे पतन हो गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बताइए। फिर हम आगे को बढ़ते हैं ना। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सी डी। ए मतलब ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ए सी में बोलता है सभ्यता पूर्व से बाढ़ आ गया था, हाँ ये तो पता है, बाढ़ आए थे। असमता या नदियां सूख गई थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो अभी जस्ट बताया था हड़प्पा का खोज कुछ ना करा, मतलब कि मोहनदास दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम, ठीक है, दयाराम साहनी का 1921 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो को बोलेगा तो राखाल दास बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी 1922 में, ठीक है। आपको कौन सा नदी में, सिंधु नदी में, कौन सी नदी में, वो सब सारा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, तो ये सब याद रखिएगा। हमने हड़प्पा वाला वीडियो बना बताए हैं, तो हड़प्पा से किसी को डाउट लगता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, महायान बौद्ध धर्म के बारे में बताना है। महायान बौद्ध, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या? मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाए जाते थे। दूसरा, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। बौद्धिज्म को नहीं स्वीकार गया था क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, बाकी था, ठीक है। और अगला है मूर्तिकला में केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ था। बताइए महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या हुआ था, बताइए। चलिए, इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बुद्ध की, उस समय क्या होता? बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, अब महायान मत के बारे में जानते हैं। महायान मत मतलब होता है, अनुयायी का मतलब क्या क्या होता है? बुद्ध के एक देवता। तो ये लोग क्या करता? बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, ठीक है।
बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, याद रखिए बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, ठीक है, और उनकी मूर्तियां बनाते थे, ठीक है, और उनकी पूजा करते थे, इसलिए क्या कहते हैं मूर्ति बनाए गए थे, उनका पूजा किए गए थे। इतना देखिए इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसमें उद्देश्य था कि मानव जाति का कल्याण करना, पर सेवा करना, और परोपकार करना, तो क्या कहते जाति का कल्याण, पर सेवा, परोपकार करना, ठीक है, उनकी भावना को बल को बढ़ावा देना और उसको विकसित करना, ठीक है। इसके महायान संप्रदाय के बोधित्व, ठीक है, क्या है बोधित्व परिकल्पनाएं से की गई थी, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या है, बोधित्व को प्राप्त करना, इसलिए अंतिम लक्ष्य उनका था बोधित्व को प्राप्त करना, ठीक, तो याद रखिए आप लोग। चलिए खिलजी के बारे में जानते हैं। खिलजी और तुगलक वंश अंतर्गत शासन का समलेखन का सही बताना है। खिलजी उपमहाद्वीप में काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार में रहा था। दूसरा, गंगा के मैदानी एवं घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पहले बैठा रहते हैं। तीसरा है, दिल्ली के बंगाल से सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। और अगला है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा नदी के मैदान में इलाके पर जोर जबरदस्ती। तो खिलजी और तुगलक वंश के बारे में क्या सही था बताइए। चलिए, तो इसका सही है क्या हो जाएगा, ये था दिल्ली और बंगाल में उसका नियंत्रण बहुत कठिन था, और दिल्ली और बंगाल में उसका नियंत्रण करना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, अलग दिल्ली और बंगाल में दूसरे लोग का नियंत्रण था, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत केंद्रीय प्रशासन को मुखिया को हम लोग सुल्तान कहते हैं। तो सुल्तान किसे कहते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का जो मुखिया रहता था, ठीक है, मुखिया जो रहता था दिल्ली सल्तनत का मुखिया को हम लोग क्या सुल्तान कहते थे, याद रखिएगा। अब बंगाल और दिल्ली में सल्तनतों का अंतर्गत था, या कई बार नियंत्रण में हो जाता था, और केंद्र प्रशासन के द्वारा वो उन्होंने कोशिश भी किया था, बट उसका रूप से करना सुदूर करना बहुत दिक्कत था, ठीक है। अगला जनजातीय लोगों के इतिहास पुनर्निर्माण के कथनों के बारे में गलत बताना है, ठीक है। समकालीन इतिहास और मुसाफिर जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। अधिकांश जनजाति समूह में लिखित दस्तावेज रखा था। जनजातीय लोग समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था, और जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। बताइए कौन सा गलत है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ये जनजाति लोग का ये गलत है कि अपना जनजाति समूह लिखित दस्तावेज, ये लिखित दस्तावेज नहीं रखता था। ये क्या कहते हैं, ये मौखिक रूप से इसीलिए क्या है ना, अभी भी जनजाति के बारे में आप चाहिएगा उसके बारे में एक्स्ट्रा जानने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोग ना मौखिक रूप से रखा था। वो उनका ये बुजुर्ग मतलब उनके बता दिया था, जैसे उनका पूर्वज उसके जो बेटा बेटी है उसको बताया, फिर उसका जो बेटा बेटी है उसको बता देगा, बस उसी को फॉलो किया था। बट वो लोग लिखित कहीं दस्तावेज नहीं दिखा रहा था, ठीक है। ये उनका लिए गलत था। बाकी वो सब जैसे मुसाफिर से जानकारी प्राप्त करना चाहता था, अपनी मौखिक परंपराओं का संरक्षण रखना करता था, देखा है ना, मौखिक परंपराओं को वो लोग संरक्षण करते थे। परंतु ये कहीं लिख के नहीं रखा, लिखा हुआ रहता था, आज जनजाति के बारे में पता रहता अच्छी तरह से, और वो एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार के भारत पर नियंत्रण संकलन किया था। बताइए, जब 1857 में विद्रोह हो गया था तो उस समय फिर वो किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना संकलन भारत में नियंत्रण करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों से ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा, अवध बिहार मध्य भारत के दक्षिण भारत में ज्यादा सिपाहियों ने भर्ती कर ली। भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करें। चलिए बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, तो 54 का ऑप्शन में रहे। क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हाथ में सौंप दिया था, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, सारा जो है उनका हाथों में सौंप दिया, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में, क्योंकि वो बेहतर ढंग से अच्छी रणनीति बनाए, अच्छी तरह से उनको चलाए या रेगुलेट करे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं पूछा है ना, नहीं देख के बताइए। मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करना, प्रतिनिधियों के हाथ का निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी, जनता का मतदान का अधिकार। अच्छा बताइए कौन सा सही नहीं है, बताइए 55 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का, ऑप्शन नंबर सी। क्या था, जनता के निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता, ये नहीं है, ठीक है। निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता, ये उसका सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, 56 में चलते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में छोटा तिब्बत कहा गया। तो छोटा तिब्बत किसे कहा जाए, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो ये तो इजी है। तो किसे कहा जाता है, ये लद्दाख को कहा जाता है, छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। लद्दाख कहाँ, काराकोरम और हिमालय पहाड़ों से घिरा होता है, ये भी रहते हैं। कौन किससे घिरा है, काराकोरम, ठीक है। जो आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें होगा जरा होगा हिमालय पहाड़, ठीक है, हिमालयी पहाड़ों से घिरा हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें केवल तिब्बत के साथ भौगोलिक निकटता के कारण क्या इसे लिटिल तिब्बत, लिटिल तिब्बत क्यों कहते हैं, क्योंकि यह तिब्बत के साथ
भौगोलिक क्षेत्र को साझा करता है, ये भी याद रखिए। बल्कि इसे यह कई क्षेत्र तिब्बती संस्कृति को पालन भी करता है। और यहाँ का जो महोत्सव जो मनाया जाता है, तिब्बती महोत्सव यहाँ पे होता है। यह कब सितंबर माह के प्रत्येक लद्दाख महोत्सव में, जिसे लद्दाख महोत्सव के नाम से भी तो यह कौन सा सितंबर महीना में मनाया जाता है, सितंबर, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में अपील प्रणाली, पौनवादी प्रणाली किसे कहते हैं? न्यायिक सेवा आवेदन प्रदान, न्याय आवेदन के खिलाफ संसद अपील, राज्य कार्य के प्रमुख संयोजन और प्राधिकारी के कार्य में होने वाले का अपील, और निचले न्याय आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय आदेशों की अपील। चलिए बताइए। चलिए तो इसका हो जाएगा 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या अच्छा 56 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निचले न्याय आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान पौनवादी प्रौधा कहते हैं, ठीक है। देखिए चलिए हम जानते हैं 57 के बारे में क्या होता है। भारत में एक निकाय न्यायालय की व्यवस्था है जिसमें से सभी अधिन सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। तो सबका नियंत्रण कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था निचली अदालत का निर्णय प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होता है, तो जैसे कोई मान लो आपको जिला लेवल पर कहीं आपको मुकदमा चल रहा है, तो आप न्यायालय में जो वहाँ का हाई कोर्ट जब न्यायालय दे देता है, तो वहाँ से आप संतुष्ट नहीं होते तो आप क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय, निचली न्यायालय से उच्च न्यायालय को अपील करने का प्रावधान है। यह होता है पौनवादी परिनिवार कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण हिस्से में है। इसके बाद यह इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला स्थित है। यह कोयला और लौह अयस्क के जैसे खनिज पदार्थ है। इस पठार में पश्चिमी ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदी के मौजूद है। चलिए बताइए 58 का सही जवाब। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदी के मौजूद होती है, ठीक है। चलिए प्रायद्वीप पठार के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं। यह बंगाल की खाड़ी से घिसती है। चलिए इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसे नहीं बताएंगे। चलिए जिसमें रहेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। निम्न में कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में से? अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर का विश्व रेखा मखा रेखा तीनों को जाती है। और गोबी मरुस्थल महाद्वीप के स्थित है और इनका पश्चिम यूराल पर्वत जो इसके एशिया में अलग करते हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा विश्व रेखा मकर रेखा, जैसे यहाँ ये वाला मैप है, आप देखिए यहाँ विश्व रेखा होता है, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, मान लिया अफ्रीका है, तो यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा, विश्व रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। तो तीनों रेखा होकर गुजरने वाली रेखा है ये विश्व रेखा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यार जिब्राल्टर जयसंधि द्वारा भी होता है और अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर भी स्थित होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। हिंद महासागर, पश्चिमी अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर क्या कहते हैं? ये तीनों रेखाएं गुजरती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग 60 क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शरद ऋतु वर्षा होती है। क्यों होती है? रीजन बताइए। पवन स्थल के भागों को लौट कर बंगाल की खाड़ी में होकर बहती है, इसीलिए। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में ओर बहती है, इसीलिए। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है, इसीलिए। और पवन स्थलों से भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। क्या है? पवन अरब सागर के बंगाल खाड़ी से होकर बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जिसमें नहीं रहेगा ना उसमें इस पर जल्दी से निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है। जन स्वास्थ्य क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? बताइए कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? पहला, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक समान खर्चा कराना। सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट को ज़्यादा खर्च कराना। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। सेना के जवानों पर स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो बताइए जन स्वास्थ्य से कोस्टा रिका क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्टा रिका, ठीक है। चलिए अब बताइए कोस्टा रिका होता क्या है? चलिए तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सैन्य बल पर बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो सैन्य बल पर ज़्यादा नहीं रखना, जन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खर्च करना। चलिए इस कोस्टा रिका के बारे में जानते हैं। कोस्टा रिका क्या होता है? सरकार के द्वारा क्या होता है? अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित, जितने भी उनके नागरिक हैं जैसे आम आदमी पब्लिक है उसके लिए क्या करना? पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध करवाना। उसके बाद क्या करना? आवास उपलब्ध कराना, घर आवास में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, स्वच्छ पोषण उपलब्ध कराना और उनके लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, शिक्षा के लिए अच्छा बेहतर होना। तो ये सब जो था कोस्टा रिका के अंतर्गत आता है, ठीक है।
और वह सरकार के लिए क्या था, स्वच्छ एक प्राथमिक एजेंडा होता है जिसमें कोस्टा रिका दृष्टिकोण के बारे में रहता है, जहाँ अस्थायी सेना कोस्टा रिका दृष्टिकोण से अभिप्राय है अस्थायी सेना और रक्षा बजट को समाप्त करना। तो अस्थायी सेना उसको रक्षा बजट समाप्त कर जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं को धन अधिक से अधिक खर्च करना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये है कि मतलब देश के नागरिकों के लिए वो सब सारा सुविधा ढांचा उपलब्ध करवाना और इनके लिए कम ये करना। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला कर लेते हैं। 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया। किसके लिए? गाड़ियों में, कार्यस्थल में, वैवाहिक संबंधों में या सड़कों में? तो बताइए ये जो न्यायालय आया था विशाखा निर्देश निर्देश है, तो क्या है, महिलाओं का था। इसमें क्या था ना, जब महिला लोग जो थे काम में जाते थे, यहाँ लिखा जाता है जब महिला लोग काम में जाती है एडवर्क प्लेस, तो वहाँ पे क्या था, महिलाओं का शोषण किया जाता है, जबरदस्ती उसके साथ मतलब कि पीड़ा किया जाता है, तो परेशानी किया जाता है। तो ये इसीलिए उसके लिए ये 97 में उच्च न्यायालय ने एक प्रकार का निर्देश जारी किया था। ठीक, चलिए अगला कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति? तो बताइए राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला विधानसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, केंद्र सरकार का सदस्य, अटॉर्नी जनरल। बताइए और बताइए 63 का। चलिए 63 का कौन मतलब क्या बोलता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा करता है? चलिए तो इसमें जैसा है ना राज्यपाल के लिए, तो इसमें राष्ट्रपति होगा, यहाँ केंद्र सरकार, तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन रहता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है? 155 आर्टिकल। आर्टिकल 155 में दिया है राष्ट्रपति का वर्णन। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 155 में बताया गया है जिसमें से 5 साल के लिए क्या कहता है, 5 साल के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जैसे विधानसभा का सदस्य जो है, विधानसभा के सदस्यों को जो बारे में है, तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या है, जनता का प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा का चुनाव में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव इसका कौन सा था? जनता के द्वारा किया जाता है। ये भी रखते हैं। ठीक है, और इसमें अटर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। तो अटर्नी जनरल जैसा है ये, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सा आर्टिकल? इसमें आर्टिकल बोलेगा तो 76 का। ठीक है, आर्टिकल 76 का, अनुच्छेद 76 के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन है? पटवारी, नगर निगम, वार्ड कौंसल और भूमि रिकॉर्डर, इलाकापाल। तो कौन नहीं है पूछा है ना। चलिए चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? नगर निगम का वार्ड काउंसलर, ये ग्रामीण अधिकारी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। पटवारी वगैरह का काम रहता है जैसे कि भूमि का जांच करना, उसका भूमि का नापन करना, मापन करना, ये सब होता है। ठीक है, और नगर निगम का वार्ड कौंसिल क्या होता है? जो नगर निगम का परिषद द्वारा होता है, जिसमें से क्या आता है, नगर निगम का जो वो सारा ढांचा वगैरह होता है वो दिखता है। आप भूमि रिकॉर्ड करने का काम वही आता है जो जमींदार वकील ये रहता है ना, जमींदार लोग वही उसका सर्वे करना और उसका निरीक्षण करना, ये होता है। चलिए अगला चलते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए क्या है, डी के बासु निर्देश क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए, बच्चों का हानिकारक रोजगार बचाव के लिए, घरेलू हिंसा महिलाओं को बचाव के लिए, और गिरफ्तारी निरंतर पूछताछ तथा पुलिस के दौरान पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं का सब। डी के नायडू बासु का क्या था बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये है गिरफ्तारी, नारेबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस का पालन किए जाने में। देखिए गिरफ्तारी के बारे में बोलेगा तो आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 22 में है। ठीक है, ठीक है, गिरफ्तारी के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 22 के बारे में है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और कोई अपराध वगैरह करते हैं तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है, तो ये सब होता है, ये सब जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या है। जो भारतीय उच्च न्यायालय जो था 1997 में, कब आया था ये कानून? 1997 में। ठीक है, 1997 में जो था गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ, पुलिस द्वारा पाबंदी को संबंधित, तो कब लाया था? 1997 डी के नायडू कानून वास्तु कानून नियम आया था। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखें क्योंकि इससे एग्जाम में बनता ही है, एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर हम लोग देखते हैं। इसमें बोलता है वन अधिकार नियम 2006 अपने शीर्षकों में कौन सा श्रेणी अधिकार स्वीकृत किया जाता है? पहला अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ऑप्शन नंबर अति पिछड़ी जाति। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो वन अधिकार नियम क्या है? ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, वन शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से अनुसूचित जनजाति। वन अधिकार नियम कब आया था? 2006 में आया था। इसमें लिखा हुआ आ रहा है अनुसूचित जनजातियों के बारे में है, जिसमें से
आदिवासी अधिकार अधिनियम, जिसमें से इसमें क्या है, उनके समूह भूमि और वनों की रक्षा के लिए वर्णन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान, जनगणना 2011, जन्म मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत 6 के लिए एनसीईआरटी इतिहास का पाठ्यक्रम। चलिए द्वितीयक स्रोत का क्या उदाहरण है, चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमारे अतीत एक कक्षा के लिए एनसीईआरटी में जो है पुस्तक दिए हुए थे, ये हमारे द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए द्वितीयक स्रोत का उदाहरण जैसे हमारे थे वह है, तो इसमें क्या बताया, इसमें देखते हैं उदाहरण जैसे पुस्तक सूची, जीवन संबंधी कार्यक्रम, शब्दकोश, विश्व से एटलस, ये सब जो पत्रिकाएं, लेख, समीक्षा, इतिहास, पुस्तक, टीकाएं, ग्रंथ, पाठ्य पुस्तक, सूचकांक, आलोचना और व्याख्या आदि जो होता है इसके अंतर्गत में आते हैं, तो वो सब याद रखिएगा। हाँ, चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधाओं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षाएं थी। ठीक है, याद रखिएगा। स्मृति परीक्षाओं को दूर दक्षताओं की परीक्षाओं पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान कक्षाओं का तनाव को कम करेगा। तो आपको बताना, नीचे ये पढ़िए और इसके बाद बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी का सही है। ऑप्शन नंबर दोनों कथन ए और बी दोनों सही है। तो परीक्षाएं तंत्र सुविधा नियमित कितनी परिस्थितियां, ना कि व्यक्तिगत शिक्षाएं के लिए है, तो ये भी सही है। आई स्मृति परीक्षण दूर कक्षाओं में परीक्षाओं पर जोर रूप से बदलाव और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं का तनाव को कम करने में भी होता है। ठीक, तो ये भी याद रखें, इसलिए उसको क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका का उद्देश्य क्या होना चाहिए। चलिए अब आ गया पेडागोजी से आ गया। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध करवाना, शिक्षार्थियों को सामाजिक इतिहास को याद करवाना, अगला समाज की व्यवस्था बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षा प्रदान करना। चलिए बताइए, तो अध्यापिका का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होता है, सभी तत्वों के बीच समाज के भी निर्माण करना और उनके बीच संबंधों को बनाना। तो सरकार द्वारा जितने भी निर्माण है कानून संबंधी जितने भी प्रक्रिया उसको समझाना अच्छे से, उन्हीं के अच्छा से इस्तेमाल करने के लिए बताना। ठीक है, तो ये होता है। चलिए 70 में जानते हैं क्या है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं की परीक्षा तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनके पाने के लिए वो प्रयासरत है। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित देना और मानक प्रतिष्ठित पाने के लिए क्या कहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, उसको फीडबैक देना है, इसको फीडबैक देना और सेटिंग स्टैंडर्ड देम टू स्टेप टू वर्क। ठीक है, मानक स्थापित करना। देखिए शिक्षा को पाठ्य परीक्षण के तरफ से परीक्षा का तनाव कम करना, ये नहीं होता। आकलन का देखिए, आकलन क्या होता है ना, पहले बता देते हैं। आकलन जैसा कि आप कोई टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है, टॉपिक जब पढ़ा देते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाने के दौरान क्या कहता है, बच्चों में आप बच्चों किस हद तक कितना वो गेन कर पाया, ठीक है, कितना गेन पाया, तो आप क्या कहते हैं उसको क्लास के लास्ट में या अंत में या बीच में भी किसी समय कर सकते हैं। देखना चाहते हैं कि बच्चों कितना गया, तो उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन दीजिए और उसको व्याख्या करने का प्रतिष्ठित फीडबैक दीजिएगा। हाँ, बच्चा क्वेश्चन किया, बच्चा बताया तो उसका फीडबैक देंगे और उसके इस हिसाब से करना चाहिए, तो ये होता है। ठीक है, इसमें जो था वर्ग चिन्हित करने के लिए करना, ये कभी नहीं करना, बीच में विभेद करवाना, ये सब नहीं करना, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला बताएं तो वो जरूर कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी प्रशिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो फिल्म को प्रभावी प्रशिक्षण उपयोग किया जा सकता है, क्यों किया जाता है। फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। ठीक, फिल्म अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित करती है। फिल्म ऐसी कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन हमसे दूर हो सकती है। ठीक, अब फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक तरीके से अपने विचारों प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जा ए बी सी, ये क्या फिल्म है, क्या बाहरी दुनिया को ला सकती है। हाँ सही बात। ये फिल्म अनदेखे अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति, जो नहीं देखते हैं उसको भी खोजने की शक्ति जागृत करते हैं। और फिल्म ऐसी कहानी, संवाद और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन से हमसे दूर है। ये सब फिल्म के माध्यम से हम सीखते हैं, इसलिए काल्पनिक वाला सारी चीज इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम नहीं है, ये वास्तु माध्यम नहीं है जो छात्रों का एक ही तरीका है। देखिए इसमें एक तरीका और एक ही विचार, तो एक तरीका एक ही ऐसा नहीं करना है। ठीक,
चलिए हम लोग आगे कर बढ़ते हैं। 72 देख लेते हैं। कक्षा में मानचित्र का प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही विचार करना है। तो सही विचार निम्नलिखित में सही विचार बताना है, ठीक है। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित करते हैं। चित्रकार क्या है, चित्रकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र को दर्शाया, तो मानचित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तीसरा बोलता है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया को बदल सकते हैं, ये भी बोल रहा है। अगला बोलता है शिक्षार्थी में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र सहायक सामग्री है। तो बताइए मानचित्र के बारे में क्या सही होगा। मैप तो आप लोग पढ़े होंगे, मैप के बारे में बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। क्या है, ए बी सी। इसको छोड़ के ये वाला नहीं होगा। शिक्षार्थी समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र का एक सहायक समय की अवधारणा को विकसित नहीं करता वो पूरी। तो ये रासायनिक निर्माण करते हैं, उत्तर सतह करते हैं, और यह दो आयामी भी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन के शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना था। तो देखिए शिक्षार्थी के जीवन का अधिगम लर्निंग से जोड़ने के लिए क्या करना है, सामाजिक विज्ञान को शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए बताइए उनको क्या करना चाहिए, विषय वस्तु में विविध विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को क्या कहता है जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना चाहिए, करना तो चाहिए। अगला है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों को चिन्हित करना। निजी पारिवारिक संदर्भों को भी चिन्हित करेंगे नहीं। अगर शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देंगे, हाँ देंगे। चलिए बताइए क्या सही होगा। हिंट दे दिए आप लोग बना लीजिएगा। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ए सही और सी सही। तो ए सही अब जस्ट बताएं, ए सही और सी सही, बी तो गलत होगा क्योंकि देखिए उनका निजी चीज जो है ना उसके, अब उनका निजी बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक स्थिति, वो गरीब है अमीर है या उनकी धन्य स्थिति है, तो ये चीज को हम कभी शिक्षक को नहीं करेंगे। ताकि इससे क्या होता है बच्चे में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, जिसमें से वो समस्या में आ सकता है, ठीक है। तो ये नहीं करने हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 74 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 74 में देखते हैं आप 74 में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है इतिहास पढ़ाते वक्त क्या वंशावली चार्ट का प्रयोग, बताइए वंशावली चार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन या किसी विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम या प्रकारात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालानुक्रमिक रूपरेखा के लिए, आक्रामक शिक्षार्थी में स्थान या अवधारणा को विकसित करने के लिए, किस लिए करते हैं बताइए। चलिए तो हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए, किसी भी साम्राज्य और वंश के वर्धन को चित्रित करने के लिए, हाँ सही है। अनुक्रम और प्रयोगात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए ये भी सही है, और एक कल्पनात्मक रूपरेखा देखने के लिए। तो ये सारा हम इसको ये क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सच होता है, ठीक। चलिए आगे कोई बढ़ते हैं 75 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है दृष्टिबाधित से जाती है, तो दृष्टिबाधित जिसको देखने में परेशानी हो रहा है, हाँ। तो कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रयुक्त अनुकूल देनी चाहिए। तो जिसको देखने में समस्या है तो इसके लिए क्या कीजिएगा, यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट उच्चारण आवाज में बोलने चाहिए, हाँ सही है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्र का प्रयोग करेंगे, ये कर सकते हैं। मौखिक संकेतों के द्वारा कल्पना करने के लिए अवसर को उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। या कक्षा में चर्चा के दौरान क्या है टेक्स्ट स्पष्ट करने वाली सामग्री को शामिल करेंगे। तो क्या कीजिए दृष्टिबाधी मतलब जिसको देखने में परेशानी है, तो उस बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि वो उसको अच्छी तरह से गेन कर सके, समझ सके। तो यह तो आसान है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, केवल ए सी डी। देखिए फिर यथोचित उच्च स्पष्ट आवाज में हम उसको बोलेंगे ताकि वो अच्छे से सुन सके, देख नहीं सकता बट सुन तो सकता है। उसको सी में क्या करेंगे हम मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर तो करेंगे। और डी में बता कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्स्ट स्पर्श करने वाली सामग्री का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए आकर्षक दृश्य नहीं दिखा क्योंकि देखने में दिक्कत हो रहा था, हम तो उसको दिखाएंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 76 में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, विचार करना। पहला उपयोगिता दृष्टिकोण से प्रेरित शिक्षार्थियों को खोज बनाने देती या पूर्ण शिक्षा केंद्र विधि, और क्षमता है या स्व निर्देशित क्रियात्मक विधि। पहले बनाने की कोशिश कीजिए फिर बताते हैं प्रोजेक्ट विधि होता क्या, हाँ। चलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी।
ए बी और डी सही है। देखिए प्रोजेक्ट विधि पहले होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानिए, ठीक है ना। देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या होता है इसके बारे में पहले बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या होता है वो खोज के माध्यम से सीखता है। प्रोजेक्ट मतलब खोज के माध्यम से सीखता है और वह स्वनिर्देशित खोज के माध्यम से अपने से, ठीक है, स्वनिर्देशित अपने से निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो खोजी और स्वनिर्देशित, तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो देखिए स्वनिर्देशित है, यह वह दृष्टिकोण प्रेरित करता है और शिक्षक को खोजी बना देता है, तो ये होता है ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 भी और बढ़ गए। अन्वेषण इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण में एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को किस रूप में देखेगी? आपको बताना है किस रूप में देखेगी। पहला, सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने के उत्सुक के लिए, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशीलता, समस्या के समाधान तक सुझाव की कोशिश करने के लिए और विवादास्पद मुद्दों पर उच्च शिक्षा स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्रोतों के आधार पर कल्पनाशीलता। तो स्रोत के आधार पर हम क्या करें? कल्पनाशीलता कर देंगे, तो 77 का आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता, ठीक है। चलिए देखो ना बैटरी लो हो गया, तो हम बैटरी को चार्ज में लगा देते हैं, 1 मिनट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है केवल ए बी सी तीनों सही हो जाएगा और समस्या समाधान के सुझाव को कोशिश करने के लिए करेंगे, ठीक है। विदा देखो विदा तो उच्च मुद्दे को हमेशा नहीं लाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चे में क्या आता है नेगेटिव ठीक की बढ़ जाती है। तो डी काट के बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं 78 की ओर। और 5-10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बैटरी भी डाउन हो गया, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने के निम्न में कौन सहायक हो सकता है? तो अधिक समावेशी बनाने के लिए क्या सहायक होता है? पाठ्य पर जो मतलब पाठ्य चर्चा को जेंडर संबंधी मुद्दों को जोड़ना, कक्षा के एक रूप निर्देश एक निश्चित शिक्षण शैली। अगला है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और अधिकांश निम्न वर्गीय प्रशंसकों के लिए और एक परीक्षा पत्र के सभी शिक्षार्थियों के लिए करवाना। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? 78 का बी हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ना 78 का में केवल ए और सी, देखिए ये वाला है इसको काट दीजिए, बी भी जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए, बी कट गया, बी कट गया, बी कट गया, तो बचा क्या? ए सी। क्योंकि देखिए इसमें क्या एक रूप और एक निश्चित, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक रूप एक निश्चित शिक्षण शैली ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसको काट देना है। चलिए हम लोग 78 की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को क्या है विवेचनात्मक होना क्यों जरूरी है, ठीक है। क्रिटिकल होना क्यों जरूरी है, इंग्लिश में मतलब क्रिटिकल होना क्यों जरूरी है? खामियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों को दोषपूर्ण होने के लिए, समाज को यथाशक्ति स्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ, और एक रूप समझने दृष्टिकोण केंद्र करने के लिए। चलिए बताइए तो विद्यार्थी को विवेचनात्मक होना क्यों जरूरी है? चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी आता है। यह क्या है? यह समझने के लिए यह मुद्दा उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़ा, इसीलिए उसको ज़रूरी है, ठीक है। तो 79 का हो जाएगा ये वाला सही। अब देखिए चलते हैं विवरणात्मक बारे में होना क्या ज़रूरी है। जिससे क्या होता है वो क्या होता है समझ खुद से ज़िंदगी की कैसे या खुद से समझ लेने के लिए इसे बोलता है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब खुद से ज़िम्मेवारी यार खुद से अपनी समझ को विकसित करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों के विविधता क्या है? विविधता को दर्शाने वाले उसे पहले विविधता बता देते हैं। विविधता क्या होता है? जिसमें से विविधता का मतलब होता है कि भाषा, ठीक है। विविधता मतलब होता है भाषा से लेके एक ही प्रकार की भाषा, ठीक है। तो एक ही प्रकार की भाषा आदि से संबंधित मतलब विविध मतलब एक ही मतलब देश में रहिए बट भाषा अलग अलग हो उसी को विविधता, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, सरोज सरोज स्कूल जाने का मौका मिला है जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलेन एक गरीब परिवार में वास्तव रखता है जबकि साइमन साइमन परिवार को बहुत अमीर है, ठीक है। रघु क्या है सूरज से फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। अगला है प्रतोष को बंगला अच्छी आती है और वही सुचेता को हिंदी बोलती है। तो बताइए क्या होगा विविधता? अब जस्ट बताएं कि देखिए प्रत्योष को बांग्ला अच्छी आती है, भाषा के बारे में है, भाषा खान पान आदि रहन सहन, तो भाषा अच्छी आती है पर और सुचिता को हिंदी बोलते हैं। तो देखिए बांग्ला अच्छा बोलते थे हिंदी बोलते हैं, ये दोनों में क्या विविधता है? भाषा के लेकर विविधता है। देखिए इसमें एक मौका मिलता है और इसमें तो ये भेदभाव को डिनोट करता है। इसमें एक गरीब परिवार में ये अमीर परिवार में ये भी भेदभाव को डिनोट करता है। इरा को फुटबॉल खेलने में मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि वह समाज का एक खास समुदाय है। इसमें क्या करता है एक प्रकार भेदभाव को बताता है, तो ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। चलिए एक स्कूल स्कूल का सामाजिक विज्ञान का शैक्षणिक भ्रमण
जीरो, बोडमिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिबिंगसांग और गांव शामिल है किया जाता है। तो किस माध्यम द्वारा विद्यार्थी को भ्रमण 2 राज्यों को इंगित करता है? तो ये राज्य देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा राज्य का है। मिजोरम मेघालय है, मणिपुर सिक्किम का समय रेखा है, अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश का है, नागालैंड शिविर है। तो राज्य से संबंधित है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे कौन कौन सा जीरो, जीरो कहाँ क्या है, लोबार जिला जो है, बोमडीला कहाँ वेस्ट कामेंग जिला में है, नवदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये सब अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की जगह पे है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, कौन सा राज्य की कौन सी राजधानी है, मैंने जीके जीएस वाला में पॉलिटी वाला में अपलोड किया है, तो जरूर आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की समय सारणी समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल केवल इसको छोड़कर, तो किसको छोड़कर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान है, समाज सारणी को समझ को अध्यापकों या सभी को समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बट किसको छोड़कर नहीं करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा दूसरे स्थान के अनुभव को पढ़ने और स्वयं को अनुभव को खोजने के लिए छोड़ के, दूसरा प्रश्नों को समान उत्तर देने के लिए और शिक्षक को प्रोत्साहन देने के लिए उसके छोड़ के, फिर शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु और प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसके अधिगम को जांच करने के लिए। ठीक, और शिक्षार्थियों को क्या है कक्षा में विकसित ज्ञान और मूर्त परिस्थितियों को उपयोग करने का अवसर देना। चलिए बताइए इसका सही जवाब। चलिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिसके कि वो सभी से बेहतर बन सके। इसको छोड़कर बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करनी है। ठीक है, सभी से बेहतर बन सके। चलिए 83 में देख लेते हैं क्या बोलता है, निम्न में से जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादी का उदाहरण नहीं है। देखिए जेंडर रूढ़िवादी जिसमें से क्या आता है, जेंडर स्टूडियो मतलब कि उसमें भेदभाव करना, मतलब पहले से ही मतलब कि उसके क्या जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करना। ठीक है, तो इस प्रकार का भेदभाव होता है जो पहले से ही बनकर चलती है कि लड़का फुटबॉल खेलता है, लड़की को चूल्हा चोली करना पड़ता है। ठीक है, पुरुष बाहर जाकर काम करेंगे, महिला घर में रहेंगी। तो इस टाइप का जो है जेंडर स्टूडियो को दर्शाता है। चलिए, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। अगला बात है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा बोर्ड में सजाने के लिए कहा जाना। हालांकि लड़के कक्षा में चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़के दोनों की सहभागिता प्रोत्साहित किया जाना। और कक्षा में अनुशासन बनाए के रखने के लिए लड़का एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियां बताना। तो बताइए जेंडर स्टूडियो नहीं पूछा है ना, उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हालांकि कक्षा में दबदबा बनाने के प्रयास करना, लेकिन लड़का लड़के दोनों की सहभागिता प्रोत्साहित करना। तो देखिए दोनों की सहभागिता प्रोत्साहित करना मतलब ये जेंडर स्टूडियो को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसमें देखिए सिर्फ सिर्फ बोल दिया ना, सिर्फ लड़के फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, ये तो जेंडर स्टूडियो है। सिर्फ लड़कियां कक्षा में बोर्ड को सजाने कम करते हैं, तो ये तो लड़की काम है, तो ये जेंडर स्टूडियो बता रहा है। सिर्फ लड़की ही करेगी, लड़का नहीं करेगा, तो ये स्टूडियो बताता है। कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए लड़के एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में दोनों को डिफरेंट कर रहा है, यहाँ यहाँ लड़का लड़के में भेदभाव कर रहा है, तो ये जेंडर स्टूडियो को दिखाता है। परंतु ये जो स्थिति है, हम क्या कहते हैं दोनों को साथ में बैठा के दोनों को कर रहे हैं, तो इससे क्या है जेंडर स्टूडियो खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए 84 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? अतीत के सभी संस्कृति प्रथाओं को बनाए रखने, साहित्य स्रोत को समालोचना और विश्लेषण करना, और चाहे कितनी भी पुरानी हो समालोचना और विश्लेषण करवाना, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, और स्रोत का ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा केवल बी और डी, तो केवल बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। क्या है, साहित्यिक स्रोत का समालोचना विश्लेषण करना पुरानी होनी चाहिए और स्रोत को ट्राइएंगुलेशन को प्रमुखता देना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रभावी बनाने के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित, तो सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों को अंश को शामिल करके। ठीक, दूसरा बोलता है वो क्या भारतीय सामाजिक परिवेश के लिए ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करके शामिल करके और कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो बताइए क्या समचारी मतलब पूछा है, क्वेश्चन पूछा है किसके लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील प्रोत्साहन क्या दिया जा सकता है। इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन दिखे। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा सर से ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ए बी सी। ए हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कहानी अंशों को शामिल करके कर सकते हैं। बी में कहता है सामाजिक परिवेश को ऐतिहासिक समय में गैर बराबर शक्तिकरण के रूप में देख कर भी कर सकते हैं। और सी में बोलता है सामाजिक
न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करके। ये तुरंत नहीं करेगा, शारीरिक दंड नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ डी है उसको काट सकते हैं। आप ऐसे भी लिमिट कर सकते हैं, डी वाला काट दिए, डी वाला काट दिए। अब ये दोनों कन्फ्यूजन है, ये तीनों मिल मैच कर लीजिए, इसके बाद बना लीजिए। हमेशा काटने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि उससे आप जल्दी कर पाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 86 में। क्या होता है? इतिहास शिक्षण का प्रयास, इतिहास शिक्षण शास्त्र क्या प्रयास करेगा? चलिए प्रयास क्या क्या करेगा वो देखते हैं। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में नियंत्रण और बदलाव को खोजे हुए होना चाहिए। इतिहास व्याख्यान के विद्यों को संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुवादित करे। इतिहास घटना को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखे। चलिए अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, नीचे यहाँ दिया हुआ ऑप्शन। चलिए 86 का देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ए बी डी। ए बी डी क्या है? ए मतलब देखते हैं बी, और डी में देख लेते हैं। ए में क्या है? इतिहास निर्माण स्रोत पर आधारित होना चाहिए, हाँ होना जरूरी है। बी में इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के निरंतर बदलाव को खोजे, हाँ इतिहास निरंतर बदलाव को खोज सकते हैं। और डी में क्या था? इतिहास घटनाओं को काल विशेष सामाजिक रणनीति के संदर्भ में रखा जाता है। इसमें विभिन्न विभेद संकलन हो और समुदाय के विचारों को अनुमोदित नहीं करे, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए 87 देख लेते हैं। क्या बोलता है? प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार भाग में स्वीकार करता है? हवा लेने का अधिकार कौन सा है बताइए। चलिए तो कौन सा? ये तो ये जीवन जीने का अधिकार, लाइफ लेवल जीवन है। तो ये आर्टिकल कितना है? 21 के अंतर्गत है। ठीक है, 21 के अंतर्गत है। जैसे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कितना है? 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ये 25 से लेकर 28 के बीच में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। स्वतंत्रता का 25 से 28 के बीच में। ठीक है, शोषण का अधिकार, ठीक है, तो शोषण का अधिकार जो होता है ये 23-24 में है। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण का अधिकार दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे कि धर्म की रक्षा, ठीक है, धर्म की रक्षा, रक्षा का अधिकार इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, स्वतंत्रता या धर्म का रक्षा का। ठीक है, फिर उसके बाद संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा, ठीक है, आत्मा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, किसे के द्वारा लाया गया संविधान का आत्मा? किसके? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ये सब याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जीवन जीने का अधिकार हो गया। जैसे अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे आर्टिकल है, हम बाद में आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया, तो जो नहीं देखा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्या भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने? तो विविधता में एकता किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, एम के गांधी ने और राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए विविधता में एकता किसने बताया था? ये कौन बताया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था विविधता में एकता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? कितने से मनोनीत होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? लोकसभा में 2 मनोनीत किया जाता है। तो कौन कौन मनोनीत किया जाता है? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सदस्य माने जाएगा। इसी को एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन का ये किया जाता है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2006 के नेपाल सरकार द्वारा राजतंत्र से बदल के हो गया। तो बताइए 2006 में राजतंत्र बदल के क्या हो गया था? एकतंत्र हो गया, तानाशाही हो गया, लोकतंत्र हो गया, अर्थतंत्र हो गया। तो क्या हो गया बदल के? ये हो गया लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा जनता चुनने का अधिकार। तो लोगों के द्वारा चुनने का अधिकार था लोकतंत्र। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगे? आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। और हम आज क्या है, सीटेट सीटेट 2019 का, ठीक है, 2019 का दिसंबर वाला का कंप्लीट हो गया एसएसटी। हम कल करेंगे हिंदी। ठीक है, दिसंबर का जो हिंदी है हिंदी करेंगे। आज पिछले महीने ये सीटेट 2019 का जुलाई वाला पूरा कंप्लीट कर दिया, तो जो कोई भी नहीं देगा उसको कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या है, आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से ही सीटेट में क्वेश्चन आता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन को ना वो सिर्फ घुमा देगा, यही क्वेश्चन जो बना है इसी को घुमा देगा। ठीक है, तो इसी को घुमा के ये कर देगा। 86 का आंसर बताए थे ना, 86 का आंसर एक मिनट देख लेते हैं। 86 तो बताए थे, एक मिनट देख लेते हैं। 86 का आंसर हम तो बताए थे, क्या हो जाएगा 86 का आंसर? चलिए एक मिनट देख लेते हैं। 86 का आंसर हो जाएगा बी। 86 का बी हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, ए बी सी, तो ये 86 का बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए तो आज का इतना ही